आज से स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखो यार, हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के साथ, लेकिन हम क्या करते हैं, आटम के बारे में बेसिक जो भी हमने पढ़ रखा है उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, आटम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आटम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जॉन डॉल्टन का एटॉमिक थ्योरी। सही बात है? नहीं, गलत बात है। आटम का स्टार्टिंग पॉइंट यूनिवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। यूनिवर्स कैसे बना है? आटम से मिलके ही बना है। कोई भी एक ऐसा पार्टिकल है, कुछ भी है जिससे मिलके यूनिवर्स बना है, उसको हमने नाम दिया आटम। किसने नाम दिया? जॉन डॉल्टन ने नाम दिया, वो अलग बात है। लेकिन आटम जैसी चीज हमेशा से ही थी, उसको नाम अब दिया गया। साइंस क्या है यार? कोई भी चीज यूनिवर्स के अंदर है, वो तो थी हमेशा से, लेकिन उसको समझने के लिए कुछ नाम दे दिया गया, ठीक है। तो हम बात करते हैं उसी आटम के बारे में। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं यूनिवर्स के स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो क्या करो, अपनी आंखें बंद करो, ठीक है। अब ये सोचो कि हम क्या है, किसी एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे हर जगह अंधेरा है, ठीक है। जहाँ पे क्या है, हर जगह अंधेरा है। हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। लगभग हमने हजारों सालों तक ट्रेवल किया, लेकिन हमको कुछ नहीं दिखा अंधेरे के सिवा, ठीक है। अंधेरे के सिवा मतलब क्या, हमको कुछ दिखा है नहीं। फिर क्या, कहीं पे एक छोटी सी किरण दिखी, ठीक है। तो हम क्या गए, वहां पे गए। बहुत समय तक वेट किया। बहुत समय मतलब क्या, बहुत लाखों साल तक वेट किया। फिर क्या, एकाएक से उस पॉइंट पे क्या हो गया, विस्फोट हो गया, ठीक है। और वो इतना बड़ा विस्फोट था कि वो विस्फोट आज तक हो रहा है। और क्या, हमारे यूनिवर्स को बड़ा कर रहा है, मतलब क्या, एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। कुछ समझ में आया? कोई बात नहीं। यही है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है, यूनिवर्स कैसे बना उसी के बारे में बात करता है, ठीक है। क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट था, वही क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। उसी से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। बिग बैंग थ्योरी मतलब क्या है, एक मनगढ़ंत कहानी है, यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में दिया गया है, ठीक है। चलो मान लो वो आपको समझ में नहीं आया, उसको छोड़ दो, बस एक स्टोरी की तरह लेके छोड़ देना, ठीक है। हम आते हैं आज में, वापस आ जाओ। आज क्या है, 2024 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से 200 साल पीछे चलते हैं, मतलब कि 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग पे चलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग मतलब क्या, 1810 20 30 की बात चलेगी। तो हमको चलना है लगभग 200 साल पीछे। तो क्या कर लो, अपना मोबाइल फ़ोन, आईपैड यहीं पे छोड़ देना, क्योंकि वहाँ पे वो काम ही नहीं करेगा। 1810-20 में वो बने ही नहीं थे, तो काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन ले लो। हम क्या करते हैं, वहाँ पे ही चलते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं जॉन डॉल्टन के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया था, पहली बार एटॉमिक थ्योरी दी थी। इन्होंने ये बोला कि कोई भी मैटर है, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, आटम बोलते हैं। कोई भी मैटर है, उसका जो इनडिविजिबल पार्टिकल होगा, सबसे छोटा इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब जिसको आप फर्दर डिवाइड ना कर सको। कोई भी मैटर है, उसको तोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो और तोड़ रहे हो, लास्ट में जो पार्टिकल मिला है जिसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आटम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये बात चल रही है 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग की। उस टाइम पे किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको बोला गया, आटम को ही रिस्पॉन्सिबल बोला गया, ठीक है। फिर उन्होंने और बोला कि कोई भी एक एलिमेंट है, उसके अंदर जितने भी आइटम्स होंगे सभी क्या, सेम तरह के होंगे। अगर हम क्या करते हैं, ये एक एलिमेंट लेते हैं और ये एक एलिमेंट लेते हैं, तो इसके अंदर जो भी आइटम्स होंगे वो एक तरह के होंगे, इसके अंदर जो भी आइटम्स होंगे वो एक तरह के होंगे। लेकिन इसका आइटम इसके आइटम से क्या होगा, डिफर होगा। क्यों डिफर होगा? क्योंकि दोनों के दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, तो उनके आइटम्स की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। ये बात हो गई जॉन डॉल्टन के बारे में। फिर क्या, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आ जाते हैं 19th सेंचुरी की एंड पे, ठीक है। 19th सेंचुरी के एंड पे तो देखो, ये जो केमिस्ट्री के अंदर ये जो आटम के बारे में इम्प्रूवमेंट है ना, वो स्टार्टिंग में तो स्लोली स्लोली हुआ, लेकिन बाद में बहुत तेज हो गया। देखो 1820-30 के टाइम ये खोजा गया कि आटम नाम की कोई भी चीज होती है। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे 1897, मतलब क्या, लगभग 60-70 साल आगे, जहाँ पे जे थॉमसन ने ये बोला कि आटम के अंदर एक निगेटिव पार्टिकल भी होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जे थॉमसन ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन नाम दिया कि आटम के अंदर एक नेगेटिव पार्टिकल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देखो 60 से 70 साल लग गया आटम के अंदर किसी एक पार्टिकल का नामकरण करने में। अब यहाँ से जो टाइम होगा ना केमिस्ट्री के अंदर, बहुत तेज भागेगा, ठीक है। तेज भागेगा मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट तेज हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे तेज होगा, हमको नई नई चीजें कम टाइम के अंदर मिलेंगी, ठीक है।
फिर हम आएंगे 1911 के अंदर, जहाँ पे रदरफोर्ड ने क्या बोला कि आटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि आटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। ये सब थी पहले से, लेकिन इसको समझने के लिए नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे 1912 के अंदर। देखो यहाँ पे 60 से 70 साल, यहाँ पे 14 साल। अब लगभग कुछ महीनों के अंदर हमारे पास रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गए हमारे पास, हेनरी मोस्ले आ गए, ठीक है। तो देखो ये जो पीरियड है हमारे पास 1810-20 से लेके 1911 तक, मान लेते हैं लगभग 80-90 साल का जो पीरियड है, 80-90 साल का जो पीरियड है, इसके अंदर किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो भी स्टडी करी जा रही थी वो क्या, उसके एटॉमिक मास को लेकर करी जा रही थी। या पुराने जितने भी पीरियोडिक टेबल है उनको देख लो, मेंडलीव का देख लो, डोब्राइनर का देख लो, ये सभी क्या है, एटॉमिक मास के ऊपर है, ठीक है। उन्होंने यही बोला था कि किसी भी एलिमेंट का जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होता है वो उसके एटॉमिक मास से ही पता चलता है, ठीक है। लेकिन हेनरी मोस्ले 1912 के अंदर, हेनरी मोस्ले ये क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और इन्होंने ये देखा कि अगर हम क्या करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस टाइम पे भी से डिनोट करते हैं, नॉर्मली हम यब से करते हैं, चलो यब से ही कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी एक पार्टिकुलर एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी का रूट उसके एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करें तो हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। फिर उन्होंने क्या किया, एलिमेंट बदला, लेकिन ये जो रिजल्ट था वो नहीं बदला, थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर हुआ, लेकिन सभी क्या मिले, स्ट्रेट लाइन मिले। अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अंडर रूट पी एफ, मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का जो इनके अगेंस्ट जो ग्राफ बनता है वो क्या, हमेशा स्ट्रेट लाइन बन रहा था, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि जो आप बोल रहे हो कि कोई भी एलिमेंट है उसका पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक मास है, उसको आप रिप्लेस करो एटॉमिक नंबर से, ठीक है। क्योंकि अगर यही सेम एक्सपेरिमेंट आप इसके साथ करते हो, अंडर रूट एफ अपान यम का, तो आपको कभी भी कोई एक पार्टिकुलर पैटर्न नहीं मिलता, ठीक है। कभी आपको ऐसा मिलेगा, कभी ऐसा मिलेगा, कभी ऐसा मिलेगा, कभी ऐसा मिलेगा। कहने का मतलब वो डिसऑर्डर वे में आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो आपका किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक प्रॉपर्टी होता है वो क्या, उसके एटॉमिक नंबर के साथ जाना जाता है। तो उन्होंने क्या बोला, एटॉमिक नंबर के बारे में बात किया, क्या, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा, इसके बारे में बात किया। इन्होंने बोला कि जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वो किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा, जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे वही क्या, उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। फिर अब कुछ महीने और आगे बढ़ते हैं, 1913 के अंदर जाते हैं, जहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, नाइल्स बोहर आ गए, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के अगल बगल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन का मतलब न्यूक्लियस को छोड़ के आटम के अंदर जो भी बच रहा है वो क्या, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन मतलब क्या, ये देखो रदरफोर्ड आ चुके हैं ना, इनका अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आ चुका है, जो ये बात प्रूव कर चुका है कि एटम के अंदर बहुत सारा जगह खाली है और प्रोटॉन जो है बाज पॉजिटिव था तो वो बीच में एक जगह पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई थी कि एटम का शेप कैसा होगा। इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी जगह बच रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे और फिक्स्ड जगह पे रिवॉल्व करेंगे। उन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फिक्स्ड ऑर्बिटल्स के अंदर रिवॉल्व करेंगे, और उन ऑर्बिटल्स को उन्होंने क्या नाम दिया था, एनर्जी लेवल्स नाम दिया था। उस फिक्स्ड ऑर्बिटल्स का नामकरण इन्होंने किया था एनर्जी लेवल से, कि जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उनका एनर्जी लेवल फिक्स होगा, ठीक है, एनर्जी लेवल। फिर कहानी और आगे बढ़ी और आ गए हम 1931 के अंदर। यहाँ पे क्या थे, जेम्स चैडविक ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी अपने आटम के अंदर एक तीसरा पार्टिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। इसको किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने। जेम्स क्या कर रहे हैं, जेम्स चैडविक। उन्होंने क्या बोला कि आटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसको क्या बोल दिया गया, सब एटॉमिक पार्टिकल। क्योंकि आटम क्या है, एक सिंगल है, तो उसके अंदर जो भी है उसके क्या बच्चे हो सकते हैं, तो इसलिए क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल बोला गया। क्या बोला गया, सब एटॉमिक
पार्टिकल बोला गया है, ठीक है। तो देखो फिर टाइम और आगे बढ़ा, एक्सपेरिमेंट और बढ़ते गए, क्योंकि देखो अब क्या हो रहा है, हम आ रहे हैं लगभग 21 सेंचुरी के आसपास आ रहे हैं, ये 20 सेंचुरी चल रहा है। फिर बात करते हैं 90-50 प्लस के बारे में, तो यहाँ तक केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट और तेज हो गए, और ये बात प्रूफ करा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी आटम के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे पायोन्स। ये क्या होते हैं, आटम के अंदर पाया जाता है, ये रिसेंटली पता चला है, ठीक है। और क्या, एंटी न्यूट्रिनो, नाम क्या बोलते हैं यार, देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूट्रियॉन्स बोलते हैं, न्यूट्रियॉन्स बोलते हैं, न्यूट्रियॉन्स बोलते हैं। और क्या, इसका ही एक अपोजिट पार्ट होता है एंटी न्यूट्रियॉन्स। ये सभी क्या रिसेंटली टाइम पे पता चल रहे हैं कि जो आटम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आटम अभी भी क्या है, पूरा तरह से खोजा नहीं गया, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं वैसे की वैसी, अभी पता भी नहीं चला है, ठीक है। तो देखो, ये जो स्टार्टिंग में डाल्टन ने बोला था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए आटम रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको वो तमगा हटा दिया गया। जो आटम के पास ये तमगा था, तमगा मतलब क्या, ताज बोलते हो ना, आटम के पास ये ताज था कि मैं ही केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो उससे छीन के उस आटम का जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है उसको दे दिया गया, ठीक है। क्योंकि आटम कितना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सेंटर में न्यूक्लियस है तो कैसे रिएक्शन करेगा। तो इसीलिए क्या बोल दिया कि जो भी आटम है उसका जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वही क्या केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सभी कहानी है यार, एक्सपेरिमेंट हुआ, कुछ रिजल्ट आया, तो ये कहानी बना दिया गया, आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानना तो क्या करो, केमिस्ट्री में पीएचडी करो, बैठ कर लैब में आराम से एक्सपेरिमेंट करो और इसको डिस्प्रूव करो। चलो छोड़ो, तो इसको नोट कर लो, टाइम है, काम देगा, ठीक है। चलो, तो ये बात तो हो गया था कि अब जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे वो इसको गलत करने पे ही होंगे, गलत करने पे, गलत करने के लिए होंगे। गलत नहीं करेंगे तो नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में कैसे मिलेगा। चलो, अब बात करते हैं हम किसकी, जो हमारे पास एक्चुअल सिलेबस है। हमको पहले क्या पढ़ना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में, ठीक है। तो हम बात करते हैं ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। तो देखो यार, बात नहीं, पीछे चलते हैं 1905 के अंदर, जब आइंस्टीन ने ये बोला कि जो आपका वेव होता है उसके पास डुअल कैरेक्टर होता है, वेव, सॉरी, जो हमारे पास लाइट होता है उसके पास डुअल कैरेक्टर होता है, वेव के पास कैसे हो गया। जो हमारे पास लाइट होता है उसके पास डुअल कैरेक्टर होता है, वो क्या, वेव प्रॉपर्टी भी शो करता है और पार्टिकल प्रॉपर्टी भी। सही लिखा है ना। क्या यार, क्या लिखा है, लाइट हैज डुअल का, सही है, ठीक है, सही। लाइट होता है उसके बाद डुअल कैरेक्टर होता है, वो वेव का कैरेक्टर भी शो करता है और पार्टिकल का कैरेक्टर भी शो करता है, ठीक है। तो इसी बात को लेके ना 1924 के अंदर जो आपके डी ब्रोगली थे, इन्होंने ये बोला कि जितने भी मैटर होते हैं अगर उसके पास मास है और वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो भी क्या है, डुअल कैरेक्टर शो करेगा। इन्होंने ये बोला कि कोई भी पार्टिकल है अगर वो मोशन में है तो वो क्या करेगा, डुअल कैरेक्टर शो करेगा। एनी पार्टिकल इन मोशन शोज डुअल कैरेक्टर, पार्टिकल का भी बिहेवियर और वेव का भी बिहेवियर, ठीक है। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया था कि कोई भी अगर पार्टिकल है, मान लेते हैं उसका मास यम है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो h अपान यम v के बराबर होगा। यहाँ पे h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके डेरिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये उन्होंने बताया कैसे, ठीक है। तो पहले इन्होंने यूज किया प्लैंक थ्योरी। जो मैक्स प्लैंक का रेडिएशन थ्योरी था वो क्या बोलता है, जो आपका एनर्जी होता है वो एच के बराबर होता है। एनर्जी किसी भी एक रेडिएशन का एच के बराबर होता है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है उस रेडिएशन का। और इस टाइम तक जो आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन था वो भी आ चुका था। वो क्या बोलता है कि जो का ई होता है वो किसके बराबर होता है, एम सी
स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरा क्या है, आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन है कि किसी भी एक पार्टिकल का एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है। ठीक है, पार्टिकल बोल दो या वेव बोल दो, उसका भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों का क्या करो, इक्वेट करो। ई इक्वल टू एच एफ है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, मतलब क्या, एच एफ इक्वल टू क्या है, एम सी स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ से एक सी यहाँ पे ला दो। अब क्या करो, इस एफ को नीचे लाओ। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो एच अपान सी अपान लैम्डा कर दो, सॉरी सी अपान एफ कर दो, इज इक्वल टू एम सी कर लो। ठीक है, तो देखो यार आप जानते ही हो कि लैम्डा किसके बराबर होता है, सी अपान एफ के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सी अपान एफ को सिंपली लैम्डा से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या मिल गया, लैम्डा मिल गया। अब लैम्डा को इधर कर लो, एम सी को नीचे कर लो, तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एच अपान एम सी मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन होता है कि कोई भी पार्टिकल है, अगर उसका मास m है और वो कुछ स्पीड से जा रहा है, तो उसका वेवलेंथ और उसके मास और उसके स्पीड में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने वेलोसिटी को v से डिनोट किया, यहाँ पे c से क्यों डिनोट किया, क्योंकि आइंस्टीन का इक्वेशन में जो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसको c से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको c बोल दो या v बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जानते रहना कि ये क्या है, वेलोसिटी की बात चल रही है जिस भी पार्टिकल की आप बात करते हो। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो या चपान पी, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो या चपान पी भी लिख सकते हो। तो आप देख लेना कि क्वेश्चन में दिया क्या है, कौन सा वैल्यू दिया है, मास वेलोसिटी का अलग अलग दिया है या मोमेंटम दिया है। ठीक है, चलो इसको नोट करो पहले। चलो ठीक है, नोट कर लो पहले, कंटिन्यू करते हैं। हमको क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 मिलीग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई भी बॉडी है जिसका मास 1 मिलीग्राम है, वो इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका वेवलेंथ निकालो। ठीक है, तो हमको मालूम क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, लैम्डा किसके बराबर होता है, एम अपान सॉरी एच अपान एम बी के बराबर होता है। ठीक है, ये इसका वैल्यू उसने दे रखा है 6.625 इंटू 10 के पावर -34, और क्या मास है हमारे पास 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम। तो हम क्या करते हैं, सभी एस आई के अंदर पुट करते हैं, सभी रिजल्ट यस सभी वैल्यू एस आई के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो आपको मालूम है 1 kg कितना होता है, 10 के पावर 3 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम कितना हो गया, 10 के पावर -3 kg हो गया। तो हमारे पास 1 मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम का मतलब 10 के पावर -3 ग्राम है। 1 मिलीग्राम मतलब 10 के पावर -3 ग्राम। और इसको केजी में करना है, तो इसको 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, ये केजी में चला गया, कितना हो गया 10 के पावर -6। और वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 के पावर 1, 10 के पावर -6, तो कितना हुआ 10 के पावर -5 हो गया। 10 के पावर -5 को ऊपर भेजोगे 10 के पावर +5 हो गया। यहाँ पे कितना है -34 +5 मतलब कि 10 के पावर -29 हो गया। यही क्या मिल गया। और बात चल रही है वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ कितने निकलता है, मीटर के अंदर निकलता है। तो ये मिल गया हमको इस पार्टिकल का जो भी बॉडी है जिसका मास इतना मिलीग्राम है और वो इतने से मूव कर रहा है, तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, देखो कितना छोटा है, 10 के पावर -29, इसलिए नॉर्मल लाइफ के अंदर हमको ये सभी चीज़ें दिखती नहीं है। ठीक है, हमारे पास भी डुअल कैरेक्टर है, लेकिन उतना हमको स्पीड से मूव करना पड़ेगा। अगर हम लाइट की स्पीड से मूव कर जाए तब कुछ रिजल्ट दिख सकता है, लेकिन देखो ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो क्या है रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, इसको नोट करो।